जब जब हिंदी सिनेमा की भव्यता का जिक्र होता है, जब जब हिंदी सिनेमा में बड़ी फिल्में बनाने के पैमाने पर बात होती है, उन फिल्मों का जिक्र होता है जिन्होंने हिंदी सिनेमा की पहचान बदल कर रख दी। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में तो एक फिल्म का जिक्र जरूर होता है। वो फिल्म नहीं इतिहास है, वो मुगल-ए-आजम है। जब तक हिंदी सिनेमा रहेगा तब तक मुगल-ए-आजम का जिक्र होता रहेगा। दोस्तों, आज हम आपको मुगल-ए-आजम फिल्म से जुड़े कुछ रोचक किस्से बताएंगे। किस्सा नंबर 1, मीर ताज मोहम्मद खान को मिला था ऑफर। बात 1956 की है। दिलीप कुमार का एक बचपन का दोस्त था जिसका घर पेशावर में ही हुआ करता था, साथ ही वो उनके पड़ोसी भी हुआ करता थे। नाम था मीर ताज मोहम्मद। मीर ताज मोहम्मद बेहद खूबसूरत थे। मोहम्मद जी वकालत करते थे और उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी हिस्सा लिया था, लेकिन जेल की सलाखें भी उनके दिल से हिंदुस्तान को आजाद कराने में हसरत कम नहीं कर पाई। उसके बाद मीर ताज मोहम्मद दिल्ली में आकर बस गए। एक बार मीर ताज मोहम्मद दिलीप कुमार से मिलने के लिए बम्बई में उनके घर पहुंच गए। उस वक्त मुंबई बम्बई हुआ करती थी। दिलीप कुमार ने उन्हें अपने बम्बई वाले दोस्तों से मिलवाया, जिसमें के आसिफ भी शामिल थे। उन्हीं दिनों के आसिफ अपनी फिल्म मुगल-ए-आजम की कास्टिंग कर रहे थे। जबकि आसिफ मीर ताज मोहम्मद से मिले तो उनसे काफी प्रभावित हो गए और अपनी फिल्म मुगल-ए-आजम में उन्हें राजा मान सिंह का रोल करने का ऑफर दे डाला। मोहम्मद बड़े खुले दिल के इंसान थे। उन्होंने दो टूक में के आसिफ को कहा, मुझे नौटंकी में काम करने का कोई शौक नहीं है। सिनेमा को नौटंकी कहे जाने वाली बात के आसिफ के दिल में तीर की तरह चुभ गई, लेकिन के आसिफ ने मीर ताज मोहम्मद को कुछ नहीं कहा और के आसिफ ने राजा मान सिंह का रोल अभिनेता मुराद को दे दिया। 1981 में मीर ताज मोहम्मद ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इत्तेफाक देखिए, सिनेमा को नौटंकी कहने वाले मीर ताज मोहम्मद के बेटे इसी नौटंकी के बदौलत पूरी दुनिया में शोहरत और नाम कमा रहे हैं। मीर ताज मोहम्मद के बेटे का नाम है शाहरुख खान, बॉलीवुड के किंग खान। किस्सा नंबर 2, मुगल-ए-आजम शानदार, बेमिसाल और लाजवाब। जब भी हिंदी सिनेमा का इतिहास याद किया जाता है तब एक फिल्म का नाम जुबान से निकलता है। उस फिल्म का नाम है मुगल-ए-आजम शानदार, बेमिसाल और लाजवाब। मुगल-ए-आजम की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है। तारीख गवाह है कि ऐसी फिल्म 100 साल में शायद एक ही बार बनती है। ये फिल्म मुगल सल्तनत के शहजादे सलीम और एक मामूली सी कनीज अनारकली की अधूरी मोहब्बत की दास्तां है। ये दो आशिक अपनी मोहब्बत की राह में आने वाली हर मुश्किल को पार कर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां वो एक दूसरे की बाहों में दम तोड़ने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन इन दोनों की मोहब्बत के बीच खड़ी हो जाती मुगलों की आन बान और शान शहंशाह अकबर। मुगल-ए-आजम में एक तरफ है मुगलों की हुकूमत और सख्त कानून और दूसरी तरफ सलीम और अनारकली का बेशुमार इश्क। इस फिल्म ने सलीम और अनारकली की मोहब्बत को पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया, लेकिन पर्दे पर जितनी शिद्दत इनकी मोहब्बत में दिखी है उससे कहीं ज्यादा शिद्दत इस फिल्म को बनाने वाले डायरेक्टर में थी, जिन्होंने अपनी आंखों में सजाए प्यार के इस अफसाने को सुनहरे पर्दे पर फिर से जिंदा करने की कम्स खाई थी। और वो महान हस्ती जिन्होंने हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म बनाने के बारे में सोचा वो थे करीमुद्दीन आसिफ, जिन्हें लोग के आसिफ के नाम से भी जानते हैं। किस्सा नंबर 3, फिल्म की शुरुआत 1944 में हुई थी कि आसिफ ने चंद्रमोहन, सप्राव और नरगिस को कास्ट किया था, लेकिन उस वक्त मुगल-ए-आजम को फाइनेंस कर रहे शहराज अली आजादी के बाद पाकिस्तान में जाकर बस गए थे। अभिनेता चंद्रमोहन की दिल का दौरा पड़ने की वजह से मौत हो गई थी। इन वजहों से मुगल-ए-आजम की शूटिंग को बंद करवा दिया गया था, लेकिन के आसिफ के जुनून को बड़ी से बड़ी मुश्किल भी कुचल नहीं पाई। कुछ सालों बाद एक बार फिर के आसिफ ने मुगल सल्तनत की शान को बड़े पर्दे पर उतारने का फैसला किया। वो इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए अपनी जिंदगी को भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। कि आसिफ के इस अफसाने को हकीकत में बदलने के लिए हिंदी सिनेमा के कुछ महान फनकारों ने एक साथ काम किया। बादशाह अकबर के किरदार में पृथ्वीराज कपूर नजर आए और उन्होंने इतना शानदार अभिनय किया कि मुगल-ए-आजम के बाद जब भी अकबर की बात होती है तो हमारे जहन में पृथ्वीराज कपूर ही आते हैं। किस्सा नंबर 4, जब सलीम को मिली उनकी अनारकली। शहजादे सलीम का किरदार निभाया हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने और उनके उम्दा अभिनय ने उन्हें इस सदी का महानायक का खिताब भी दिया। अब तलाश थी अनारकली की।
उन दिनों दिलीप कुमार और मधुबाला की नजदीकियों के किस्सों से अखबार और मैगजीन भरे रहते थे। आखिरकार पर्दे के सलीम को उनकी अनारकली मिल गई। ये और कोई नहीं, ये थी खूबसूरती की मल्लिका, खूबसूरत से भी खूबसूरत मधुबाला। जिन दिनों इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी, उन दिनों मधुबाला की तबीयत थोड़ी खराब रहती थी, लेकिन पर्दे पर मधुबाला ने अपना दर्द किसी को महसूस नहीं होने दिया। मुगल-ए-आजम को खास बनाने में सिर्फ इसके मुख्य किरदारों का हाथ ही नहीं था, बल्कि इस फिल्म के सपोर्टिंग एक्टर ने भी कमाल का अभिनय किया। निगार सुल्ताना, दुर्गा खोटे, अजीत और कुमार ने अपने अभिनय से अपने किरदारों में जान डाल दी। किस्सा नंबर 5, शीश महल बनाने के लिए बेल्जियम से मंगवाए गए शीशे। इस फिल्म की कहानी के अलावा इसके गाने भी यादगार हैं। वैसे तो इस फिल्म के सारे गाने मशहूर हुए, लेकिन उनमें से एक गाना, प्यार किया तो डरना क्या, आज भी हमारे दिलों में जिंदा है और हमेशा रहेगा। कि आसिफ इस गाने को कुछ ऐसा बनाना चाहते थे जिसे सुनकर जवान पीढ़ी भी प्यार के लिए बगावत कर बैठे। इस गाने को खूबसूरती से दर्शाने के लिए कि आसिफ एक शीश महल बनाना चाहते थे और इसी वजह से इस गाने के सेट को रंगों से भर दिया गया। चारों तरफ हजारों शीशे लगाए गए और जब उन पर रोशनी पड़ती थी तब वो तारों की तरह जगमगाने लगते थे। लेकिन सेट पूरा होने के बावजूद भी कि आसिफ खुश नहीं थे, क्योंकि उन शीशों में वो जादू नहीं दिख रहा था जो कि आसिफ ने सोचा था। और फिर इस शीश महल के सेट के लिए खास बेल्जियम से शीशे मंगवाए गए, जिन्होंने इस गाने की रौनक को 100 गुना बढ़ा दिया। किस्सा नंबर 6, दिलीप कुमार ने असल में जड़ा मधुबाला को थप्पड़। अनारकली और सलीम की मोहब्बत को अमर करने के लिए कि आसिफ ने नौशाद के साथ मिलकर 20 गाने बनाए और उनमें से बहुत गानों की शूटिंग भी हो गई थी, लेकिन फिल्म की लंबाई की वजह से बहुत से गाने फाइनल एडिटिंग के दौरान निकाल दिए गए। मुगल-ए-आजम से जुड़ा एक और किस्सा बेहद मशहूर है। जब कई साल पहले मुगल-ए-आजम की शूटिंग शुरू हुई थी तो दिलीप कुमार और मधुबाला की प्रेम कहानी जोर शोर से चल रही थी, लेकिन करीब 10 साल में पूरी हुई मुगल-ए-आजम में जिस दौर में थप्पड़ वाला ये सीन शूट हुआ, उस वक्त तक इन दोनों की राहें अलग हो चुकी थी। इस सीन के दौरान दिलीप कुमार ने मधुबाला को गाल पर पूरी ताकत से झन्नाटेदार थप्पड़ रसीद कर दिया। शॉट तो ओके गया, लेकिन थप्पड़ की गूंज के बाद पूरे सेट पर कुछ देर के लिए शांति छा गई थी। किस्सा नंबर 7, के आसिफ ने चुकाए एक गाने की कीमत 25,000। अब बात करते हैं एक खास गाने की, जो एक हिंदुस्तानी राग पर आधारित था और जिसे गाने के लिए कि आसिफ ने बड़े गुलाम अली खान साहब को 25,000 रुपए दिए थे। इस गाने में अनारकली और सलीम के प्यार भरे लम्हों को दिखाया गया है कि आसिफ ने मुगल-ए-आजम में मोहब्बत को बड़ी शिद्दत से दिखाया। फिल्म में जंग के सीन भी शानदार तरीके से फिल्माए गए। मुगल-ए-आजम 5 अगस्त 1960 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म को लोगों का बहुत प्यार भी मिला। फिल्मफेयर मैगजीन कहा था कि इस फिल्म ने इतिहास रच दिया है। किस्सा नंबर 8, के आसिफ मुगल-ए-आजम को रंगों से भरना चाहते थे। उन्होंने 1960 में रिलीज हुई फिल्म के कुछ हिस्सों का रंगीन शूट भी किया था, लेकिन वो दोबारा पूरी फिल्म शूट नहीं कर पाए। 2004 में आधुनिक तकनीक से फिल्म को किया गया रंगीन। 34 साल बाद साल 2004 में आधुनिक तकनीक से इस एपिक फिल्म को रंगीन कर दिया गया और के आसिफ का अधूरा सपना पूरा किया गया। मुगल-ए-आजम दुनिया की पहली फिल्म है जिसे रंगीन बनाने के बाद सिनेमा घर में फिर से रिलीज किया गया और जिसकी शानो शौकत देखने के लिए फिर एक बार पुरानी पीढ़ी के साथ नई पीढ़ी के दर्शक भी सिनेमा घरों में नजर आए।